अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी कोई पीड़ित या पीड़िता पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर जाती है तो उसकी शिकायत नहीं ली जाती है। अगर उसकी शिकायत नहीं ली जाती है तो हम कमिश्नर या एसपी के पास जाते हैं और वहां पर भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मजिस्ट्रेट के पास 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करवा लेते हैं। हमें पता है कि हम किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जब भी किसी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और 156(3) सीआरपीसी के तहत हम अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करवाते हैं तो उसमें 10 या 15 दिन का समय लग जाता है। इतने दिनों में अगर कोई आरोपी व्यक्ति है वह सबूतों और एविडेंस को मिटा भी सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जब भी हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाए तो पुलिस के द्वारा वह एफआईआर ले ली जाए। अगर वह पुलिस वाला उस एफआईआर को नहीं लेता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इशू को समझते हुए यह लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में बताया गया है कि पुलिस वालों की क्या ड्यूटी है और साथ ही साथ एफआईआर को किस तरह से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बटन को ऑल पर सेट जरूर करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज हम बात कर रहे हैं एफआईआर की, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या नया कानून बनाया है। सबसे पहले तो हम उस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। वह जजमेंट है सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट 2023। इस केस में यह होता है कि जो शिकायतकर्ता, जो कंप्लेनेंट होता है, उसके भाई का मर्डर हो जाता है और उससे परेशान होकर वह नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहां पर जाकर यह कहता है कि मेरी 302 में एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उस कंप्लेनेंट ने या शिकायतकर्ता ने पुलिस से कई बार रिक्वेस्ट भी की कि मेरी जो एफआईआर है वह ली जाए और जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन या पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर नहीं ली। कई बार चक्कर काटने के बाद भी पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर को लेने से मना कर दिया। अब जो शिकायतकर्ता था, जो कंप्लेनेंट था, वह जाता है हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट में जाकर वह एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल करता है। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपकी शिकायत नहीं ली जाती है तो आप एसपी के पास भी जा सकते हैं। अगर वहां पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश से वह एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सीधा ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब जब कंप्लेनेंट हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। इस बात से एग्रीव्ड होकर वह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट पे जाने के बाद वहां पर जाकर यह कहते हैं कि हमारा यह अधिकार है कि अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है और उस घटना की शिकायत लेकर अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमारी जो शिकायत है पुलिस वालों को वह दर्ज करनी ही पड़ेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब टाइम आ गया है। वैसे तो हमने बार बार यह गाइडलाइन जारी की है, लेकिन हम फाइनल गाइडलाइन और दे दे ताकि भारत में जो एफआईआर दर्ज करने की जो तकनीक है, जो कानून है, वह और भी क्लियर हो सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट का हवाला भी दिया जाता है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 12 नवंबर 2013, और यह कहा कि हम 7 पॉइंट के आधार पर डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हें फॉलो करना जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि जब भी आपके द्वारा किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत लिखकर ले जाई जाती है तो पुलिस द्वारा यह देखा जाएगा कि आपके द्वारा जो घटना दी गई है वह उल्लेख हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके द्वारा दी गई शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपने जो घटना लिखी है और उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कोई भी अपराध बन रहा है, कोई संज्ञेय अपराध बन रहा है, तो इसके आधार पर कोई भी पुलिस वाला आपको एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है।
उसे एफआईआर लिखना मैंडेटरी होगा। वह आपको मना नहीं कर सकता और पुलिस स्टेशन से भगा नहीं सकता। अब मैं मेरी तरफ से आपको यह बता देता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। भारत के कानून को दो भागों में बांटा गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं असंज्ञेय अपराध। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, इसके आधार पर आप पुलिस स्टेशन में जाकर डायरेक्ट ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और साथ ही जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर एक एनसीआर रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, उसमें आपकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इन मामलों में पुलिस डायरेक्ट ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है बल्कि मजिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी पड़ती है गिरफ्तार करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंस है वह डिफरेंस एक बेसिक डिफरेंस होते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में। जिस प्रकार से रेप, मर्डर, थेफ्ट ये हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें आप डायरेक्ट ही थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही डेफामेशन या फिर जो फोर्जरी के मामले होते हैं ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इनमें आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहीं पर ही क्लियर कर दिया है कि यदि आप किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर जाते हैं और कोई कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध मेड आउट होता है तो वहां पर आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा बल्कि यह मैंडेटरी हो जाएगा कि आपकी एफआईआर ली जाएगी। और अगर आपकी शिकायत से पुलिस को यह लगता है कि आपकी शिकायत में कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है तो पुलिस के द्वारा उसमें जांच की जाएगी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मतलब कि एक छोटे रूप में इंक्वायरी की जाएगी कि आपकी शिकायत के आधार पर संज्ञेय अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या एविडेंस है, क्या सबूत है, वह इनकी जांच नहीं कर सकता। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि जब दूसरे पॉइंट पर वह जांच करेगा कि संज्ञेय अपराध बनता है कि नहीं बनता और वह इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि संज्ञेय अपराध बन रहा है तो उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि इसमें संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है तो आपकी एफआईआर पर क्लोजर लगा देगा। लेकिन उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को रीजन भी देना पड़ेगा कि इसमें क्यों, किस कारण से संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है और इसलिए ही मैंने एफआईआर दर्ज नहीं की है, उसका पूरा रीजन देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रीजन दिया गया है उसकी कॉपी 7 दिन के अंदर आपको देनी पड़ेगी उस पुलिस ऑफिसर को या जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसको 7 वीक के अंदर उस रीजन की कॉपी दी जाएगी। या आपके एप्लीकेशन से कोई भी संज्ञेय अपराध मेड आउट नहीं होता है और आपको रीजन भी नहीं देता है और आपको कॉपी भी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा जो कंप्लेनेंट के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। 5वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में तो अक्सर हम यह देखते हैं कि पुलिस इस स्टेज पर इंक्वायरी करती है कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन पुलिस यह भूल जाती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले मामले में यह बात क्लियर की है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी केवल इस बात की करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्लस माइनस एविडेंस के रिगार्डिंग इस स्टेज पर आप जांच नहीं करेंगे। वह केवल ट्रायल का हिस्सा है। आपको शिकायत आने पर केवल यही देखना है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में चोरी हो जाती है और उस चोरी की रिपोर्ट देने आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस एप्लीकेशन में यह लिखते हैं कि मेरे घर में मैं एक सर्वेंट रहते थे, जो मेरा सर्वेंट था वह सामान और सोना लेकर भाग जाता है। तो ओबीसी ये बात है कि अगर आपने शिकायत में कोई चोरी की बात लिखी है तो वहां पर चोरी का अपराध बन रहा है।
तो उस पुलिस ऑफिसर को वह एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, क्योंकि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अगर उस पुलिस ऑफिसर को फिर भी वह बात समझ में नहीं आ रही है तो वह उसकी इंक्वायरी कर सकता है कि आपके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उसे सीआरपीसी और आईपीसी में पता लग जाएगा कि वह जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो उसका रीजन देना पड़ेगा। और छठा पॉइंट यह बताया जाता है कि जो बात है वह आपको ध्यान में रखनी होगी। जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा उसमें जांच भी कर ली जाती है कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, लेकिन आपको वह बात बताई नहीं जाती है और आपको वहां से भगा दिया जाता है। वो बैठे रहते हैं और आप जब पुलिस स्टेशन के 10 या 12 चक्कर लगाते हैं तो आपको यह कहते हैं कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, या फिर आपको एफआईआर दर्ज करने से मना कर देंगे। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि पुलिस के द्वारा आपकी एफआईआर को दर्ज क्यों नहीं किया गया। इसका रीजन 7 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि पुलिस के द्वारा अगर एफआईआर नहीं दी जाती है तो 7 वीक यानी 7 दिन के अंदर उसका रीजन बताना पड़ेगा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं ली या फिर क्यों दर्ज नहीं की, और उस रीजन की कॉपी आपको भी दी जाएगी। मैं आपको जागरूक करने के लिए बात बता रहा हूं ताकि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने किस कारण से हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, उसका रीजन हमें बताया। 7 दिन के अंदर आप उस रीजन को भी मांग सकते हैं ताकि आप जागरूक हो सके। और फाइनली 7वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा जाता है कि जब भी आप पुलिस स्टेशन में कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी उसमें एफआईआर दर्ज करे या नहीं करे, वहां पर एक डेली डायरी होती है, पुलिस स्टेशन में एक अलग से डायरी होती है। उन सब बातों को उस डायरी में लिखा जाएगा कि इतने बजे आप एप्लीकेशन लेकर थाने पर आए और पुलिस के द्वारा उसमें क्या क्या जांच की, ये सारी बातें उसमें लिखनी पड़ेगी। उसे हर घटना का एक रोज नामचा लिखना होगा, उस कंडीशन में उसने क्या किया, आपकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी, अगर लिखी तो उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। मैंने अभी आपको यह बताया है कि पुलिस ऑफिसर जो रीजन है कि किस रीजन से आपके एफआईआर दर्ज नहीं की, उसकी एक कॉपी आपको दी जाएगी और वह भविष्य में एक एविडेंस के तौर पर हमारे पास वह सबूत के तौर पर रहेगा। इन 7 पॉइंट से हमने यह जाना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एफआईआर दर्ज करने से लेकर अंत तक इसमें नई क्या गाइडलाइन जारी की है और क्या नया कानून बनाया है। 7 पॉइंट्स को आप अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर सेंड करें ताकि कोई भी पुलिस वाला उन्हें बेवजह परेशान नहीं कर सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।